हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इंडियन मानसून के बारे में पढ़ा था और अगर आपने हमारी इंडियन मानसून वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसे देखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम लोग बिल्किस बानो केस के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी हाईलाइटेड केस है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और स्पेशली यूपीएससी के लिए तो और भी हो जाता है, क्योंकि इसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं, किस नीति के तहत दोषियों की रिहाई हुई है और क्या बिल्किस के साथ सही हुआ, ये जो भी हुआ ये गलत था, ये सारी आप राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तो हम पूरा घटनाक्रम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, 2002 में गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड के बाद बिल्किस के साथ ये रेप की घटना हुई थी। बिल्किस उस टाइम 5 महीने की प्रेग्नेंट थी जब उसके साथ रेप की घटना हुई थी और उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया था। अब 2004 में क्या हुआ, बिल्किस के दोषियों को अरेस्ट किया गया। मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चलाया गया, जिसके बाद जनवरी 2008 में 12 लोगों को दोषी करार दिया गया और 8 लोग निर्दोष साबित हुए थे। 8 लोग जो निर्दोष साबित हुए थे उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, डॉक्टर्स थे, ठीक है, और 12 जो कि दोषी साबित हुए थे उन्होंने क्या किया, मुंबई हाई कोर्ट में अपील करी थी, मगर सीबीआई कोर्ट का जो जजमेंट था उसी को रखा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में ही भी इन लोगों ने अपील किया, मगर सीबीआई कोर्ट का डिसीजन ही मायने था और उन्हीं को सही ठहराया गया था। उसके बाद जब ये 14 साल की सज़ा पूरा कर लिए थे, तो इन्हीं में से एक कन्विक्ट था जिसका नाम था राधे श्याम शाह। इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में रेमिशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया था, इनको कोई माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए, बट गुजरात गवर्नमेंट को डिसाइड करना है और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, ठीक है। तो 2008 में गुजरात की रिमिशन पॉलिसी 1992 लागू थी। जब ये घटना हुई थी तो गुजरात की रेमिशन पॉलिसी 1992 लागू थी, जो कि क्या कहती थी, अगर दोषी 14 साल की सज़ा काट लेता है और उसका बिहेवियर अच्छा होता है और उसमें सुधरने का गुण हो तो उसकी रिहाई की जा सकती है। और इसी नीति का फ़ायदा उठा के बिल्किस के दोषियों को रिहाई मिल गई है और इस इवेंट को तो इतना ख़ास बनाया जा रहा है कि जैसे लगता है ये दोषी नहीं, कहाँ के, मतलब ये कहीं से विजय करके आए हुए, इन्हें माला पहनाया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई, जैसे ये रेप के कन्विक्ट ना हो, इन्होंने कोई ट्रॉफ़ी जीत के आई हो, तो ये बिल्कुल गलत हुआ। अब देखते हैं हम इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। तो देखो, 2002 में बिल्किस के परिवार के सदस्यों की हत्या हुई, मैंने बताया, बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और इस मामले में आजीवन कारावास काट रहे हैं। तो जो दोषी थे उन्हें 15 अगस्त को गुजरात सरकार की रिमिशन नीति 1992 के तहत उनको रिहाई दे दी गई। 2008 में बॉम्बे की एक सीबीआई जो कोर्ट थी उसमें इनका ट्रायल चला था। अब देखो इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो देखो, आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि मौत की सज़ा या आजीवन कारावास वाली सज़ा को माफ़ करना, निलंबित करना और हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार आर्टिकल 161 जो है वो राज्यपाल को क्या करता है, सज़ा को माफ़ करने, निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति देता है। इसी प्रकार जेल जो है राज्य सूची का विषय है, जेल राज्य सूची का विषय है और राज्य के पास सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सज़ा माफ़ करने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सज़ा माफ़ करने का अधिकार है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 433 जो है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और कहती है ऐसे व्यक्ति को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा
433 के तहत आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ऐसे व्यक्ति को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जिसको कि क्या हुआ था, पहले मृत्युदंड मिला था और उसको बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जब तक कि वो तब तक माफ़ी नहीं दी जा सकती जब तक कि वो 14 वर्ष की सज़ा ना काट लिया हो। ठीक है। अब छूट के लिए आधार क्या है, तो इसके लिए आधार 432 धारा 432 के तहत सख्तियों का प्रयोग करने के लिए एक सज़ा समीक्षा बोर्ड की स्थापना की है। सज़ा समीक्षा बोर्ड की, जो कि क्या करेंगे, अपराध की गंभीरता, सह आरोपी की स्थिति और जेल में दोषी का आचरण कैसा था, ये सारी चीज़ें रिव्यू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, छूट देने का विचार किया जाएगा। अब इसमें एक केस था लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघ 2000 का एक केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा माफ़ करने के लिए 5 आधार निर्धारित किए थे। ठीक है, ताकि सज़ा पर छूट का विचार किया जाए। क्या क्या थे आधार, क्या अपराधी का एक व्यक्तिगत कार्य है जो समाज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा आधार था, क्या भविष्य में अपराध को दोहराए जाने की संभावना है, क्या अपराधी ने अपराध करने की क्षमता खो दी है, क्या दोषी को कारागार में रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इन 5 आधारों को हम क्या करेंगे, देखेंगे, रिव्यू करेंगे। समीक्षा बोर्ड जो है रिव्यू करेगी, उसके आधार पे क्या करेगी, छूट देने का प्रावधान किया जाएगा। अब देखो जेल मैनुअल में क्या लिखा गया है। जेल मैनुअल में ऐसे नियम होते हैं जो दोषियों के अच्छे व्यवहार के लिए हर महीने कुछ दिनों छूट की अनुमति देते हैं। अगर दोषी जेल में अच्छा व्यवहार करता है तो उसे क्या होता है, कुछ दिनों की छूट दी जाती है। ठीक है। निश्चित सज़ा काटने वालों के लिए अपराधी को रिहा करते समय छूट के दिनों का हिसाब लगाया जाता है। जितनी भी छूट दी गई हो उन दिनों का हिसाब लगाया जाता है। हालांकि उम्र कैद की सज़ा काट रहे दोषी न्यूनतम 14 साल की सज़ा काटने के बाद ही छूट पाने के हकदार हैं। अब देखो जेल सांख्यिकी 2020 के आंकड़े कहते हैं कि जेल में बंद 61% दोषी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो ये सारे जो संवैधानिक प्रावधान थे ये किससे रिलेटेड थे, ये बिल्किस बानो केस से रिलेटेड थे। तो ये इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बिल्किस बानो केस काफ़ी हाईलाइटेड। अब आप बताओ कि बिल्किस के साथ क्या ठीक हुआ था, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। आप अपना राय दो, क्या गुजरात सरकार की ये जो रिमिशन पॉलिसी 1992 के तहत इनकी रिहाई की गई है, क्या ये सही है, या सरकारें जो हैं महिलाओं का सम्मान करना भूल गई हैं। महिलाओं के साथ इतना बड़ा कृत्य होने के बाद भी अगर इन दोषियों को सज़ा से माफ़ कर दिया जाता है तो समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और रेप की घटनाएं और भी बढ़ती जाएंगी, जिससे इनके अंदर भय जो होता है, दोषी जो थे उन्हें भय था मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का। अगर ऐसे इनकी रिहाई हो जाएगी और इनकी रिहाई के इवेंट को इतना सरप्राइजल बना के अगर एंजॉय किया जाएगा तो सारी चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पे जाएंगी और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो प्लीज़ इस केस के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी अपनी राय दीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।